Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 12 of chapter number 10, class 10th, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Homeostasis in humans. Dear students, if we recall our last topic, in our last topic we studied about excretion in plants. In this lecture we will study that homeostasis in human beings. Dear students, सबसे पहले होमियोस्टासिस आपको याद होगा कि होमियोस्टासिस किसे कहते हैं. होमियोस्टासिस सबसे स्टार्ट में पढ़ा, ये हमने स्टडी किया था कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, कि जब भी बॉडी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अब अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसके दौरान उसके अंदर इक्विलिब्रियम लाए, मेंटेनेंस लाए, बैलेंस लाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कहते हैं. तो जिस तरह हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है होमियोस्टेसिस का, ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन का. तो सिमिलरली अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं होमियोस्टेसिस के प्रोसेस के लिए, वो कौन कौन से हैं? वो हैं स्किन, लंग्स एंड किडनीज. तो हम एक एक करके इन सब को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से. डियर स्टूडेंट्स, आपको लंग्स का तो पता होगा कि लंग्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के सबसे मेन ऑर्गन हैं जो एयर को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो हेल्प आउट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर. ठीक है, अब बात करें कि ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी सेल अलॉन्ग विद एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, कि वो रिस्पायरेशन जो सेल के लेवल पे हो. ठीक है, एक बात. अब सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बॉडी, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो ये ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई से जाती है ब्लड के अंदर. तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन हेल्प करती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में. जब ऑक्सीडेशन होती है तो लार्ज मालिक्यूल जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्मॉल मालिक्यूल में. और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होता है? ये रिलीज़ हो जाता है. ठीक है ना. फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, ये क्या होता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, अब आगे बात लिखी हुई है कि इट इज़ एन एसिडिक गैस. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एसिडिक गैस है. ठीक है, इट्स एक्युमुलेशन कैन मेक द ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू मोर एसिडिक. अगर बॉडी के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये क्या करेगा? ये एक तो एसिडिटी कॉज करेगा कि उस एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देगा. एसिडिक किस तरह करेगा? कि ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ब्लड के अंदर होगी तो ये क्या करेगा? हमारे पीएच को अफेक्ट करेगा. एक बात. दूसरा, ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. ठीक है, ह्यूमन ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है जिससे बॉडी इफेक्ट हो सकती है. ठीक है, अब इस जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर है इसको बाहर रिमूव होना होता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है. ठीक है, अगर ये ब्लड के अंदर रहेगी तो ये नुकसान करती है, तो ये इसको क्या करना है? इसको एक्सक्रीट करना है, इसको बाहर निकालना है. ठीक है ना. ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम सेल्स टू लंग्स. ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर है ये किस तरह बॉडी के अंदर से मूव होगी, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको तो इस बात का पता है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक बात. दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली किस तरह एक्सेल होती है कि जब सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर जो वेस्ट, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकालने के लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है. ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एयर इन द एल्वोलाई. जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वोलाई के ऊपर जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, मैं थोड़ा आपको इस यहाँ से समझा देता हूँ कि आपको पता है कि हमारी बॉडी, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या है? लंग्स. इन लंग्स के अंदर क्या है? एल्वोलाई. ठीक है, एल्वोलाई. और इस एल्वोलाई के ऊपर क्या है? स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, जब ब्लड कैपिलरीज होंगे मतलब कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड. तो उस ब्लड के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बाहर निकालना है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से जाता है एल्वोलाई के अंदर, और एल्वोलाई के अंदर से जाता है लंग्स के अंदर,
और लंग से क्या निकल कर बॉडी से मतलब फेस से बाहर, जो माउथ है यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि लंग्स हेमिस्टेसिस का ऑर्गन, एज ए हेमिस्टेसिस ऑर्गन किस तरह काम करता है। तो बॉडी ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए हमारे एल्वोलाई के अंदर आती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती है, वहाँ से एल्वोलाई से, और एल्वोलाई से वो जाती है लंग्स के अंदर, लंग से वो जाती है कहाँ पे, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से वो नेसल कैविटीज़ में आके वो बाहर आउट हो जाती है। तो लंग्स जो हेमिस्टेसिस ऑर्गन का प्रोसेस इस तरह करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में कि स्किन किस तरह हेमिस्टेसिस ऑर्गन के तौर पर काम करती है। द स्किन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ऑर्गन फॉर थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। अगर हम स्किन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की स्किन या किसी भी मैमल की स्किन ये इस तरह से बनी हुई है कि ये थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस क्या था कि टेम्परेचर या हीट को मेंटेन रखना, ठीक है। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, ठीक है ना। कि जो ह्यूमन की बीइंग की या मैमल्स की जो स्किन है ये एक इस तरह का ऑर्गन बना हुआ है, इसने अपने आप को इससे अडॉप्ट किया हुआ है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक है ना। अब किस तरह मेंटेन रखती है इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि देयर इज अ थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। हमारी जो स्किन की लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है, जो स्किन की लेयर है, इस लेयर के नीचे जो एपिडर्मिस की जो लेयर है इसके नीचे एक सेल्स की फैट लेयर बन जाती है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स, ठीक है ना। कि इस जो फैट सेल्स है इनकी एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो लेयर क्या करती है कि इट डजेंट अलाउ हीट टू इंटर और लीव द बॉडी। ये जो लेयर है सेल्स की ये काम करती है कि बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकालने नहीं देती, और बाहर की जो हीट जो टेम्परेचर है उसको अंदर आने नहीं देती, ठीक है ना। ये इसका सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है। स्किन की जो एपिडर्मिस है उसके नीचे एक फैट सेल्स की एक थिन लेयर बनती है, वो लेयर ये काम करती है कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। फिर इन कोल्ड कंडीशन, जब सर्दियां हमें लगती हैं तो उस कंडीशन के अंदर मसल्स अटैच्ड एट द बेस ऑफ हेयर ऑन स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, ठीक है, आपने देखा कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, इन बालों के नीचे छोटे 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 स्मॉल मसल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो मसल क्या करते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एज अ रिजल्ट द हेयर ऑन द स्किन स्टैंड अप एंड गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन। फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है जब ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो हमारी बॉडी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो बाल हैं ये खड़े हो जाते हैं। आपने ये इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि सर्दियों के अंदर जब आपको सर्दी लगती है तो आपके जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, और छोटे छोटे दाने से स्किन के ऊपर निकल आते हैं, ठीक है, जिसे हम गूस बम्प कहते हैं, ठीक है, गूस बम्प कहते हैं। आपको इस बात की समझ आ रही है ना कि जब सर्दी होती है, जब हमें सर्दी लगती है तो उस टेम्परेचर के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारे स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे गूस बम्प बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल गूस बम्प बन जाते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा गूस बम्प, आपको इजीली उसकी पिक्चर नज़र आ जाएगी, वो आपको समझ आएगी, ठीक है, वो बन जाते हैं। फिर दीज गूस बम्प्स एंड हेयर मेक अ ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। जब ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं और ये गूस बम्प बनते हैं तो ये क्या करते हैं, एक कंबल सा बना लेते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जब खड़े होके गूस बम्प और हेयर्स ये कंबल सा बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये कंबल क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बाहर निकलने से क्या करते हैं, रोकते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये गूस बम्प का और स्किन के ऊपर जो हेयर्स है इसका ये फंक्शन है, ठीक है। जिस तरह हमने सर्दी में बात की कि हमारी बॉडी किस प्रोसेस के साथ जिस ठंड को रोकती है, अगर हम गर्मियों की बात करें कि ड्यूरिंग द वार्म कंडीशन, जब गर्मी होती है तो उसके अंदर किस तरह हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को और एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक है। इन वार्म कंडीशन द स्किन प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों में तो आपको सर्दी लगती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप हमारी बॉडी किस तरह मेंटेन करती है हमने डिस्कस किया। लेकिन जब गर्मियों की कंडीशन आती है, जब गर्मी होती है तो हमें गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है। उस गर्मी के अंदर हमारी स्किन, आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर पसीना आता है, ठीक है। वो पसीना कहाँ से आता है, वो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट कहते हैं पसीने को, ठीक है। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेट्स प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, और वो स्वेट के
उस प्रोसेस के उस इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस वे एक्सेस बॉडी हीट स्केप्स थ्रू एवेपोरेशन, कि बॉडी की जो अंदर की जो गर्मी है वो उस पसीने के मद में बाहर आ जाती है, ठीक है, और वो पसीना एवोपरेशन के प्रोसेस के जरिए सूख जाता है। तो हमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमें उस गर्मी के टेम्परेचर के अंदर मेंटेन रखवा रही होती है, ठीक है। किस तरह करवा रही होती है, मैंने डिस्कस किया कि स्वेट्स ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसके फिर ऊपर से एवोपरेशन होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। स्वेटिंग आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ, फिर ये जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, ये हमें एक तो गर्मी से बचाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, एक वाटर तो हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस करिए, यूरिन जो हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है यूरिनरी ट्रैक से, एक तो उस तरह हमें वाटर हमें लॉस करते हैं अपनी बॉडी से। फिर जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी के अंदर है वो इस पसीने के ज़रिए बाहर निकलता है। फिर ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक तो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करते हैं, एक हीट को मेंटेन रखते हैं, उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं ये भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बॉयज़ के अंदर ये होता है कि जब वो गर्मी के अंदर बाहर घूमते हैं तो उनकी जो कपड़े हैं उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से निशान आ जाते हैं, दाग से आ जाते हैं। वो दाग बेसिकली सफ़ेद दाग वो होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये भी स्वेट ग्लैंड्स इनको रिलीज़ कर लेते हैं और ये हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेनटेन रखने में हमें काम करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया स्किन के हाउ स्किन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में अपने आप को इजीली क्लियर करवा सकते हैं कि किस तरह से स्किन के अंदर से जो स्वेट्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड के अंदर से स्वेट्स निकलता है, या किस तरह स्किन मेंटेन करती है अपने आप को, बॉडी के टेम्परेचर को कोल्ड कैसे रखना है और वार्म कैसे रखना है, ठीक है। ये देखें, ये हेयर्स हैं जो क्या करते हैं, वो सर्दी जब इंसान को लगती है तो ये खड़े हो जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें मसल्स की, तो हेयर के नीचे ये मसल्स हैं, ये मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर्दियों में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर लेती है। तो उसके ऊपर शुमाल मैंने बताया था कि गूज बम्प से बन जाते हैं इस जगह पे जो मैं पर निशान कर रहा हूँ, और ये साथ हेयर स्टैंड हो जाते हैं, तो एक ब्लैंकेट सा बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉग्स की, कि इन्फॉर्मेशन आपकी बुक से मैंने ये पिक्चर उतारी है कि डू यू नो डॉग्स हैव लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इन दियर स्किन, की जो डॉग्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, इनकी जो स्किन है ऊपर, उसके ऊपर लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जब इनकी बॉडी के ऊपर लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड होते हैं तो फिर ये किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है कि हेंस दे कीप देयर टंग हैंगिंग आउटसाइड देयर माउथ टू इंक्रीज द एवापोरेशन ऑफ वाटर विच इज़ रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारी बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर्स हैं, स्किन के ऊपर गूज बम्प्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कूल करते हैं। सिमिलरली अगर डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, कम होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉग्स को देखें तो डॉग की जो टंग है वो बाहर निकाली होती है उन्होंने, देखा ना, और उस टंग से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है, ठीक है। बेसिकली वो टंग इसलिए बाहर निकाली होती है कि उस टंग के ऊपर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स की फॉर्म में ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड क्या कर रहे होते हैं, एवोपरेशन का काम कर रहे होते हैं। जो डॉग हैं वो अपनी जो टेम्परेचर को अपने उस टंग के ज़रिए क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किडनी की, कि किडनी एज ए होम्योस्टैटिक ऑर्गन, किडनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ हेमोस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की या ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग के अंदर और एनिमल्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन है वो कौन सा है, किडनी। क्योंकि किडनी जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या सॉल्ट्स हैं या इसके अलावा जो जितना भी वाटर है इसको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, एज ए मेन फैक्टर ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स के अंदर जो मेन जो फैक्टर्स था वो हमने डिस्कस किया था कि स्टोमेटा कंट्रोल कर रहे होते हैं उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को, वोक्यूल के अंदर वाटर स्टोर हुआ होता है, तो वो डिफरेंट प्रोसेस थे। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन स्केलेटरी जो मेन होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम कर रहा है वो है क्या है, वो किडनी है, ठीक है। अब अगर बात हम करें किडनी की, तो किडनी आर द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ बॉडी,
जो किडनी है हमारे, हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट, तो जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो किडनी है उसका मेन पार्ट है, ठीक है ना, इसका एक पार्ट है। जो किडनी क्या करता है कि किडनी फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे एक तो किडनी ये कर रहा होता है कि जो ब्लड के अंदर जितने भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो बॉडी के लिए वेस्ट हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो किडनी क्या कर रहा होता है, उनको भी फिल्टर करता है और बॉडी से उनको एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक ये फंक्शन है। फिर इन एडिशन टू दिस द किडनी आल्सो कंट्रोल वाटर सॉल्यूट बैलेंस, ठीक है। जिस तरह हमने ऑस्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस पढ़ा था कि जिसमें बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो अपने सॉल्यूट और सॉल्ट्स कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमैंट के साथ, ठीक है ना। हम फिशेस की मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इसी तरह जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी है वो ह्यूमन के अंदर वो कंट्रोल कर रहा होता है किसको, सॉल्यूट वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को, ठीक है। एक तो हमारे वाटर के बैलेंस को वो कंट्रोल कर रहा होता है कि देखिए ना, हमें इस बात को तो पता है कि जो हमारे जितना भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो वाटर हमारे जो किडनी के अंदर जाता है वो सारा मेंटेन इसको किडनी कर रहा होता है कि किस तरह इसको स्क्रीट करना है, कितना बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना है, ठीक है, जो फिर एक्स्ट्रा इसको किस तरह रिमूव करना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद दूसरे पॉइंट की कि इफ़ देयर आर मोर सॉल्यूट्स इन द ब्लड किडनी स्क्रीट देम एंड रिटेन वाटर इन द बॉडी। अगर बॉडी ब्लड के अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जितनी रिक्वायरमेंट उससे अगर ज़्यादा है तो किस तरह किडनी इसको रिमूव करेगा, ठीक है। किडनी स्क्रीट दैम एंड रिटेन वाटर इन द बॉडी। चलो अगर बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो उसको तो किडनी एक तो रिमूव करता है यूरिनरी ट्रैक्ट से। फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की, ठीक है, बॉडी का एक लेवल होता है जिस हद तक बॉडी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह किडनी बॉडी के अंदर वाटर की सस्टेनेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद, इफ़ देयर इज़ मोर वाटर किडनी प्रोड्यूस मोर यूरिन टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। एक मैंने जो ऊपर पॉइंट डिस्कस की उसमें मैंने ये बात की कि किडनी तो एक तो बॉडी के जो इंटरनल वाटर की रिक्वायरमेंट उसको पूरा रखता है, इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको भी क्या कर रहा है किडनी बाहर रिमूव कर लेता है, किस तरह, यूरिनरी ट्रैक्ट से, ठीक है। इन अदर वे किडनी परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, कि द प्रोसेस इन विच बॉडी मेंटेन देयर सॉल्यूट एंड वाटर कंडीशन विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरह किडनी भी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती है, ठीक है। फिर अगर इस डायग्राम को आप देखें कि देखें एक राइट साइड पर किडनी है, एक लेफ्ट साइड पर किडनी है, तो ये मेन ऑर्गन के तौर पे काम कर रही है हेमोस्टेटिक के, ठीक है। ये देखें कि ओल्ड किडनी इन लेफ्ट इन द बॉडी, फिर रीनल वैन और दूसरे बॉडी और ब्लडर का इसमें दिखाया गया है, ठीक है। सबसे आखिर में जो मेन पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा आपसे, जो मैंने आपकी बुक से पिक्चर लिए, अगर हम इसको पढ़ें कि जिस तरह किडनी था, लंग्स थे और दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स थे जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस या हेमोस्टेटिक ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे थे, इसी तरह लिवर, हमारी बॉडी का जो लिवर है, इट आल्सो प्लेज अ रोल इन हेमोस्टेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह लिवर जो है हमारी हेमोस्टेसिस का प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। इट ब्रेक द हेमोग्लोबिन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, जो फ्रेश रेड ब्लड सेल्स है। तो जब हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल इनकी डेथ हो जाती है तो ये कहाँ जाते हैं, ये लिवर की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर लिवर भी क्या कर रहा है कि उन रेड ब्लड सेल को जो हेमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन हो जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ होमोग्लोबिन ब्रेकडाउन और सेंट टू द किडनी फॉर रिमूवल, ठीक है। फिर जो हमारी लिवर के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या कर रहा होता है, उसको पास करता है किधर, किडनी की तरफ, और किडनी क्या कर रहा है, उसको बाहर रिमूव कर देता है, ठीक है। लिवर चेंजेस द अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है। फिर लिवर क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। अमोनिया का एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, अगर हम इसको डिस्कस करने लग जाएं, जो हमारे डीएनए का प्रोसेस है या सेल के अंदर किस तरह अमोनिया बनता है, तो उसको एक अलग ही प्रोसीजर है, ठीक है। फिर यूरिया इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय किडनी। फिर यहाँ भी किडनी ने अपना जो प्रोसेस है, अपना रोल जो प्ले किया कि लीवर के अंदर जो डेड ब्लड सेल्स है उनको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया। अगर आपको किसी टॉपिक में से किसी भी पॉइंट की समझ ना आई तो अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।